हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम रवि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग सेशंस विद आरवी। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं MMPC 006 मार्केटिंग मैनेजमेंट का यूनिट 8 प्राइसिंग डिसीजंस। जिस तरीके से हमने मार्केटिंग के 4 P's पढ़े हैं, मार्केटिंग मिक्स के 4 P's थे। पहला हमने प्रोडक्ट पढ़ लिया, जिसके लास्ट के 2-3 सेशन हमारे प्रोडक्ट के ऊपर थे, है ना। अब प्रोडक्ट के बाद अगला है हमारा प्राइसिंग। प्राइसिंग के बाद हम लोग पढ़ेंगे प्लेसमेंट और प्रमोशन एंड प्लेस। प्लेस बोल लो, प्लेसमेंट बोल लो, कुछ जगह प्लेस बोलते हैं, कुछ जगह प्लेसमेंट बोलते हैं, एक ही बात है। ठीक है, पहला प्रोडक्ट हो गया हमारा, दूसरा प्राइसिंग डिस्कस कर रहे हैं, फिर आने वाली वीडियो में प्रमोशन और प्लेस डिस्कस करेंगे। तो प्राइसिंग जो है, आप लोगों को पता होगा, जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ी है, डिमांड सप्लाई पढ़ा है, उनको पता होगा कि प्राइस कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोडक्ट के लिए। अगर आप ज़्यादा प्राइस कोट करोगे तो आपके कंपटीटर्स मार्केट शेयर ले लेंगे, अगर आप कम प्राइस कोट करोगे तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो यहाँ दोनों तरफ मर रहे हैं। ज़्यादा किया तो दिक्कत, सेल ही नहीं होगी, लोग दूसरे प्रोडक्ट खरीद लेंगे। कम किया तो प्रॉफिट नहीं होगा। तो किस तरीके से मार्केट में प्राइसिंग जो है डिसीजन इम्पैक्ट करता है, आपको क्या ध्यान रखना होता है प्राइस का डिसीजन, मतलब प्राइस डिसीजन लेते हुए प्राइस किस तरीके से रखा जाता है, कौन कौन से डिसीजंस होते हैं कि किन चीज़ों को ध्यान में रख के आपको प्राइस डिसाइड करना होता है, और कौन कौन से टाइप्स होते हैं, वो सब चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डीपली, अच्छे से। ठीक है, प्राइसिंग स्ट्रेटजी में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपके इम्पैक्ट डालते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अगर आपने अपने प्रोडक्ट का कोई प्राइस ऐसा रख दिया कि पता लगा आपका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो ही नहीं आपका निकल रहा है, तो आप मैन्युफैक्चरिंग के अलावा जो आपके ऑफिस है, ऑफिस का बिजली का बिल, ऑफिस का रेंट, ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी, वो सब कहाँ से दोगे? और एट देन अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा उस सब के बाद, तो क्या होगा? कंपनी बंद हो जाएगी। तो हमारा बेसिक प्राइसिंग का क्या होता है कि आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस आपकी एडमिन कॉस्ट, है ना, एडमिन की जो कॉस्ट है वो भी निकलनी चाहिए, और एडमिन कॉस्ट के साथ साथ आपका प्रॉफिट भी आना चाहिए। तो ये सब चीज़ें होके आपका प्राइस डिसाइड होता है किसी प्रोडक्ट का। साथ में मार्केट में क्या कंडीशंस चल रही हैं, कि आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में कितना डिमांडिंग में है, किस तरीके से उसका प्राइस रखना है, क्वालिटी कैसी है आपके प्रोडक्ट की, क्या लोग उस प्राइस में वो क्वालिटी परचेस करने को तैयार हैं, क्या पता आपके कंपटीटर्स उससे भी कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, उसी प्राइस में अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, तो भी आपके लिए दिक्कत है। कंपटीशन कैसा है मार्केट में, मार्केट में आपका एक कंपटीटर है, दो हैं, 10 हैं, या 50 हैं, 100 हैं, उसके हिसाब से प्राइस आपका अगर 1-2 रुपये भी आप ऊपर नीचे करते हो तो बहुत इम्पैक्ट डालता है। मार्केट प्लेस कौन सा है, मतलब रूरल एरिया को टैकल कर रहे हो, अर्बन एरिया को टैकल कर रहे हो, या मेट्रो एरिया को टैकल कर रहे हो, कौन सा प्लेस में आप, कौन सी मार्केट है आपकी, ब्रांड कैसा है आपका, ब्रांड का लोगो जो है, या आपका बड़ा ब्रांड है तो आप अगर प्राइस ज़्यादा भी रखते हो तो लोग फिर भी आपका परचेस करेंगे। लेकिन अगर आपका ब्रांड अभी नया ही आया है और बाकी ब्रांड जो मार्केट शेयर बहुत बड़ा लेके बैठे हैं, तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट थोड़ा सा कम करना पड़ता है, और आपका पहले फुटफॉल बढ़ाना होता है, या फिर आपका मार्केट जो पेनिट्रेशन है, जो आपके सेगमेंट्स हैं उनको इंक्रीज करना होता है, ताकि आप पहले मार्केट में अपना एक सेगमेंट बनाओ, उसके बाद आप प्रॉफिट के ऊपर ध्यान दो। तो बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं प्राइस को लेके, जो आपका प्रोडक्ट का प्राइस होने वाला है, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना होता है। वरना अगर आपने प्राइसिंग डिसीजन गलत लिया, तो भले ही आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी अच्छी हो, भले ही आपका प्रोडक्ट आपने कितना R&D किया हो, कितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया हो, कितना अच्छे से बनाया हो, कितना एडवर्टाइजमेंट किया हो, कुछ मैटर नहीं करता। प्राइस गलत सेट कर दिया, अगर कम प्राइस सेट किया तो प्रॉफिट नहीं होगा, ज़्यादा प्राइस सेट किया तो बिकेगा ही नहीं मार्केट में। तो ये जो चारों मार्केटिंग मिक्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है प्राइसिंग स्ट्रेटेजी आपका। चारों इंपॉर्टेंट है, पर प्राइसिंग क्यों इंपॉर्टेंट है मैंने समझा दिया आपको। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। प्राइसिंग इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। अब ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने समझा दिया ऑलरेडी। इट कैन बी यूज्ड एज अ स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग वेरिएबल टू मीट कंपटीशन। ठीक है, ये कंपटीशन को बीट करने में हेल्प करता है। इट इज ऑल्सो डायरेक्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू, कंपनी के लिए डायरेक्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। जितना ज़्यादा प्राइस रखोगे आपका प्रॉफिट मार्जिन उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जितना ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा आपकी कंपनी उतनी ज़्यादा ग्रो करेगी। इट मस्ट नॉट ओनली कवर द कॉस्ट बट लीव सम मार्जिन टू जनरेट प्रॉफिट। ये ऑलरेडी समझा दिया मैंने आपको। ये सिर्फ आपके कॉस्ट कवर नहीं करता है, मैन्युफैक्चरिंग एडमिन कॉस्ट, साथ ही साथ आपको मार्जिन ऑफ प्रॉफिट भी जनरेट करके देता है। हाउएवर प्राइस शुड नॉट बी सो हाई, ये बता दिया कि प्राइस आपको ज़्यादा हाई नहीं रखना है वरना कस्टमर्स लेने ही नहीं आएंगे। और प्राइस एलिमेंट जो है हाईली परसेप्टेबल, मतलब कस्टमर्स को एक्सेप्टेबल होना चाहिए आपका, एंड सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द डिसीजन टू बाय अ प्रोडक्ट। ठीक है, इन जनरल प्राइस डायरेक्टली डिटरमाइन द क्वालिटी टू बी सोल्ड। जो आपका प्राइस है वो डायरेक्टली जो है इजी, मतलब जो आपकी क्वांटिटी है
उसके हिसाब से इजीली सेल हो पाए मार्केट में। दैट इज वाई इलेक्ट्रिक फैंस आर सोल्ड एट लोअर प्राइस एंड होटल्स रिड्यूस देयर टैरिफ ड्यूरिंग ऑफ सीजन टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। ठीक है, जिस तरीके से बोला है, इन जनरल प्राइस डायरेक्टली डिटरमाइन द क्वांटिटी टू बी सोल्ड, मतलब सिंपल सी बात है, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर है। अगर डिमांड ज़्यादा है तो आप प्राइस उस टाइम पे बढ़ा के भी अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। अगर डिमांड कम है तो उस टाइम पे आपको अगर क्वांटिटी सोल्ड करनी है तो आपको प्राइस कम करना पड़ेगा। जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया इलेक्ट्रिक फैंस का, ठीक है, होटल्स का, कि जब ऑफ सीजन होता है तो इलेक्ट्रिक फैंस के होटल्स के टैरिफ को रिड्यूस कर देते हैं ताकि लोग ऑफ सीजन में भी उनकी सेल्स कम ना हो, ताकि लोग ऑफ सीजन में उनको चीज़ों को परचेज करें, अट्रैक्ट कस्टमर्स। ठीक है, अब आता है इंपॉर्टेंट प्राइस और वैल्यू। अगर आप अपना प्राइस हाई रखते हैं और कस्टमर्स को वो वैल्यू नहीं मिलेगी तो कोई भी आपका प्रोडक्ट नहीं परचेज करेगा। एक बारी को कोई आपके प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए परचेज कर सकता है कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, नया है मार्केट में, लेकिन जब लोगों को रियलिटी पता लगे कि आप उस प्राइस में वैल्यू नहीं दे रहे हो तो आगे जाके आपको मार्केट में रिटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज के टाइम पे लोगों के पास ऑप्शन जितने सारे हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है, तो इसलिए आप जो भी प्राइस रख रहे हो जस्टिफाइबल होना चाहिए कि उस प्राइस में वो वैल्यू कोई और कंपटीटर नहीं दे रहा होगा। आपको अगर लॉन्ग टर्म तक मार्केट में जमे रहना है तो आपको मार्केट में विन विन सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी। विन विन सिचुएशन मतलब कि आपका भी प्रॉफिट हो रहा है और जो आपसे चीज़ परचेज करके जा रहा है उसका भी प्रॉफिट हो रहा है। जब तक आप ये चीज़ नहीं सोचोगे कि मार्केट में जब भी आप कोई चीज़ सेल कर रहे हो वहाँ पे विन विन सिचुएशन नहीं है, तो आप लॉन्ग टर्म तक मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाओगे। तो जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट बनाओ या किसी भी आप स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो या कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि मार्केट में विन विन सिचुएशन होनी चाहिए आपकी वजह से। अगर आप उस चीज़ पे ध्यान दे रहे हो और काम कर रहे हो, आप सही प्राइस पे सही वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो कस्टमर्स को, तो वो खुद आपके पास दोबारा चीज़ें परचेस करने आएंगे और साथ ही साथ आगे खुद ही रेफरेंस प्रोवाइड करेंगे लोगों को बिना आपके बोले। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका प्रोडक्ट जो मार्केट में जा रहा है उसका प्राइस ऐसा होना चाहिए कि कस्टमर्स को उसकी एक्यूरेट वैल्यू मिल रही है, दोनों को फायदा हो रहा है उससे। वरना कंपटीटर्स इतने हैं मार्केट में कि आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी जो मार्केट है वो खत्म हो जाएगी, आप मार्केट से बाहर हो जाओगे, आपके प्रोडक्ट ऑब्सोल्यूट हो जाएंगे। आई होप आपको समझ आया होगा कि प्राइस और वैल्यू में डिफरेंस जो है, ठीक है, कितना इंपैक्ट डालता है अगर आपको वैल्यू जो है वो प्राइस पे नहीं देते हो तो। और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो आपके प्राइसिंग डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। पहला होता है मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड मतलब कि अगर आप प्राइस ज़्यादा रखोगे या मार्केट में जो डिमांड है, जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रिक फैंस का एग्जांपल दिया, होटल के टैरिफ का एग्जांपल दिया, अगर मार्केट में डिमांड कम होती है तब उस टाइम पे वो लोग क्या करते हैं, अपने प्राइस को कम कर देते हैं ताकि ऑफ सीजन में भी उनकी सेल हो सके। साथ ही साथ जब मार्केट में डिमांड ग्रो होती है, जब सीजन आता है, जैसे अब होटल्स में ऑलरेडी जब रश है, लोग घूमने जा रहे हैं, जैसे जिस टाइम पे होता है ना बच्चों को छुट्टियां होती हैं, या फिर जब अगर आप पहाड़ों पर जा रहे हैं तो उसका एक सीज़न होता है कि उस टाइम पे ज़्यादा आपकी लोग आते हैं घूमने के लिए। आप बीचेस पे जा रहे हैं तो उस टाइम का एक ड्यूरेशन होता है। अगर आप ऑन सीजन जाते हैं तब होटल्स बुकड रहते हैं, तब वो लोग क्या करते हैं, प्राइस बढ़ा देते हैं, तब भी उनके होटल्स बिकते हैं। पर ऑफ सीजन में क्या होता है, वो लोग प्राइस कम कर देते हैं, करना पड़ता है ताकि लोग अट्रैक्ट हो। तो जो मार्केट की डिमांड होती है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है किसके ऊपर, आपके प्राइसिंग डिसीजन के ऊपर। अगर मार्केट में डिमांड है तो आप ज़्यादा प्राइस पे भी अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, मार्केट में डिमांड नहीं है तो आपको प्राइस कम करके अपने प्रोडक्ट को सेल करना पड़ेगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिपेंड करता है कि आप प्रोडक्ट कैसा है। अगर आपका प्रोडक्ट ज़्यादा इलास्टिक है तो आप अगर थोड़ा सा भी प्राइस चेंज करोगे तो आपकी डिमांड में बहुत फर्क आ जाएगा। और अगर आपकी डिमांड इन इलास्टिक है कि लोगों को परचेस करना ही करना चाहिए, अब जैसे मेडिसिन है, अगर मेडिसिन का प्राइस थोड़ा सा बढ़ा भी दोगे तो लोग तब भी खरीदेंगे, नेसेसिटी है। तो आपको ये देखना है कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है या नहीं है। अगर इलास्टिक है तो आपको प्राइस बहुत सोच समझ के ऊपर नीचे करना पड़ेगा, और अगर इनइलास्टिक है तब आप प्राइस ऊपर कर सकते हो तो डिमांड पर ज़्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा। आपको मार्केट सेगमेंट का ध्यान देना है क्योंकि मार्केट सेगमेंट कैसा है तो उस हिसाब से आपको प्राइस डिसाइड करना है। आपका ब्रांड कैसा है, पोजिशनिंग कैसी है आपकी ब्रांड की, वो बहुत मैटर करता है। अगर आपका ब्रांड बहुत अच्छा है, मार्केट में चल रहा है, तो आप अपने ब्रांड नेम पे भी प्राइस को बढ़ा के बेच सकते हो, मार्केट में सेल कर सकते हो, लोग आपका प्रोडक्ट तब भी खरीदने आएंगे। आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसा है कि आप होलसेलर्स को बेच रहे हो या रिटेलर को बेच रहे हो, डायरेक्ट कस्टमर को बेच रहे हो ऑनलाइन, तो वो भी इंपैक्ट डालता है। अगर आप डायरेक्ट कस्टमर्स को ऑनलाइन बेच रहे हो या सेल कर रहे हो तब वहां पे आप ज़्यादा प्राइस कोट कर सकते हो, क्योंकि आपने मीडिया को जो बीच के जो होलसेलर रिटेलर उनको हटा दिया तो उनका प्रॉफिट चला गया। तब डायरेक्ट कस्टमर से अगर सेल करते हो उनको तब आप प्रॉफिट ज़्यादा कमा सकते हो। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी मैटर करता है कि आप कौन सा चैनल यूज़ कर रहे हो कस्टमर तक अपना प्रोडक्ट को
पहुंचाने के लिए। प्रोडक्ट की कॉस्ट ये तो बहुत मैटर करती है कि आप प्रोडक्ट को कितने में बना पा रहे हो। आज के टाइम पर टेक्नोलॉजी इतनी अपग्रेड हो गई है कि लोग नई नई टेक्नोलॉजी यूज़ करके प्राइस का जो रॉ मटेरियल है या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको कम कर दे रहे हैं, क्योंकि आप जितना प्रोडक्ट कॉस्ट को कम करोगे आप उतना ही उसी प्राइस में ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाओगे, या आप अपने कंपटीटर से कम्पीट करने के लिए अपने प्रोडक्ट को कम प्राइस में भी सेल ऑफ कर सकते हो। तो आपको प्रोडक्ट कॉस्ट कम से कम रखनी है ताकि आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सको, या फिर कंपटीटर से ज़्यादा मार्केट शेयर करने के लिए अपने प्रोडक्ट को कम प्राइस पे भी मार्केट में उतार सको। इकोनॉमी में अगर बूम आ रहा है तो सब लोग डिमांड ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होती है तो आप ज़्यादा प्राइस अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। अगर इकोनॉमी में डिमांड ही नहीं है तो आपको प्राइस कम करके सेल करना पड़ेगा। गवर्नमेंट के लॉज कैसे हैं, रेगुलेशंस कैसे हैं, जैसे कि इसका सबसे बड़ा एग्जांपल अभी आप जीएसटी का ही देख लीजिए। जैसे गवर्नमेंट ने भी जीएसटी कम कर दिया तो डिमांड बढ़ गई मार्केट में। आपने देखा होगा कि जब 22 सितंबर को अभी कुछ टाइम पहले ही अब एकदम ही कितना कार सेल्स में हाइप आया, ऑटोमोबाइल में कितना हाइप आया, बाइकों में, गाड़ियों में, क्यों? जीएसटी कम हो गया। तो गवर्नमेंट के लॉज एंड रेगुलेशन भी इम्पैक्ट डालते हैं प्राइसिंग के ऊपर कि उनका जीएसटी कम हो गया तो 12% या 5% स्लैब में आ गया, लोगों को फायदा हुआ है, हजारों का फायदा हुआ है। कंपटीटर्स आपके मार्केट में अगर कम है तो आप ज़्यादा प्राइस पे भी चीज़ें सेल कर सकते हो। अगर कंपटीटर ज़्यादा हैं तो आपका अगर प्राइस अगर थोड़ा भी आप ऊपर नीचे करते हो तो आपकी जो डिमांड है वो इम्पैक्ट करेगी। तो इसलिए कंपटीटर भी बहुत मैटर करता है। कंपटीटर कितने हैं मार्केट में उसके हिसाब से आपको प्राइस रखना पड़ता है, और अगर आपके कंपटीटर प्राइस कम कर रहे हैं तो आपको भी कम करना पड़ जाता है कई बार। कस्टमर्स का परसेप्शन ऑफ वैल्यू कैसे है कि आपका प्रोडक्ट जो है, जो मैंने वैल्यू वाला लास्ट स्लाइड दिखाया था उसके हिसाब से आपका जो प्रोडक्ट का वैल्यू है, अगर कस्टमर्स को ज़्यादा मिल रहा है तो आप अगर प्राइस थोड़ा ऊपर भी करते हो तो भी कस्टमर आपके पास ही आएगा। इसलिए आपको वैल्यू प्रोडक्ट मार्केट में सेल करना है ताकि कल को आप थोड़ा सा प्राइस ऊपर भी करते हो तो भी लोग आपके पास ही आए चीज़ें परचेस करने के लिए। आई होप मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में आता है तो आपको 10 में से 10 मिलने चाहिए, और सारे पॉइंट अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करना, और फ्री के मार्क्स अगर ये आता है तो। और इस चैप्टर का ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर का, फैक्टर अफेक्टिंग प्राइसिंग डिसीजन, प्राइस डिसीजन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो यहाँ पे आपके 10 के 10 नंबर आने चाहिए। स्टार्ट करते हैं प्राइसिंग मेथड्स के ऊपर। प्राइसिंग मेथड्स क्या होता है कि आप प्राइस को कैसे निकालते हो, कि आपने एक कंपनी है आपकी, ठीक है, किसी भी चीज़ की है, मान लीजिए आप कुछ भी सेल करते हैं, आप लैपटॉप का ही ले लीजिए, आप लैपटॉप बनाते हैं, ठीक है, आप स्टू कर लैपटॉप बनाने की कंपनी, तो आप प्राइस कैसे डिसाइड करेंगे? तो उसके कुछ मेथड्स होते हैं। पहला कॉस्ट ओरिएंटेड मेथड, कि आपको जो कॉस्ट बन रही है लैपटॉप बनाने की उसके हिसाब से आप प्राइस रखोगे या मार्केट के हिसाब से प्राइस रखोगे। जो कॉस्ट के हिसाब से रखते हैं तो यहाँ के 3 मेथड है, और अगर मार्केट के हिसाब से रखते हैं तो 5 मेथड है। सबको डिटेल में करेंगे डिस्कस। क्यों? क्योंकि एग्जाम में शॉर्ट नोट्स आते हैं, तो शॉर्ट नोट्स में वो सीधे दे देंगे वैल्यू प्राइसिंग के ऊपर शॉर्ट नोट लिखो, या ऑक्शन टाइप प्राइसिंग के ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखो, ठीक है। तो हम एक एक करके सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो भी हमारे कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग के 3 मेथड हैं और मार्केट ओरिएंटेड प्राइसिंग के 5 मेथड हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग में क्या होता है? ये एक तरह की स्ट्रेटजी है, a strategy where the final selling price of a product or service is set by adding a fixed percentage markup to its unit cost। जो भी हम यूनिट कॉस्ट लग रहा है, मान लीजिए आपको एक लैपटॉप बनाने में 100 रुपए लग रहे हैं, तो वो एक फिक्स्ड आपका प्रॉफिट मार्जिन रख लेगी कंपनी, और फिर आपका सेलिंग प्राइस डिसाइड हो जाएगा, ठीक है। कि आपका अगर 100 रुपए का लैपटॉप है, उस पर आप 10 रुपए प्रॉफिट कमाओगे हर लैपटॉप पे, तो आपका सेलिंग प्राइस 110 रुपए हो जाएगा। जो कॉस्ट बन रही है आपकी, कॉस्ट के ऊपर एक मार्कअप प्राइस रख लेंगे, मतलब एक प्लस आप कुछ ना कुछ फिक्स परसेंटेज रख लोगे, जिसके हिसाब से आपका एक प्रॉफिट मार्जिन रख लिया फिक्स, कि अगर 100 का लैपटॉप बिक रहा है तो मैं 10 रुपए उसमें ऐड करके अपना सेल करूंगा। मार्कअप में क्या होता है? मार्कअप में ये लोग क्या करते हैं? मार्कअप प्राइसिंग स्ट्रेटजी वेयर अ परसेंटेज इज एडेड टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस टू डिटरमाइन द सेल प्राइस, एमिंग टू कवर ओवरहेड्स एंड जनरेट प्रॉफिट। वहां पे कुछ ना कुछ एक मार्कअप वैल्यू रख दी जाती है, थोड़ा थोड़ा इसी की तरह है, ठीक है। यहाँ पे पर यूनिट के हिसाब से रखा जाता है, और यहाँ पे मार्कअप में परसेंटेज के हिसाब से रखा जाता है। लगभग सिमिलर ही है, ठीक है। अगला है टारगेट रिटर्न प्राइसिंग। टारगेट रिटर्न प्राइसिंग हमारा क्या होता है? टारगेट रिटर्न प्राइसिंग होता है हमारा, टारगेट प्राइसिंग इज अ स्ट्रेटजी वेयर बिजनेस सेट्स अ प्रोडक्ट प्राइस टू अचीव अ स्पेसिफिक प्रॉफिट गोल।
टारगेट रिटर्न प्राइसिंग में कंपनी ने पहले ही डिसाइड कर रखा होता है कि वो अगर 1,000 करोड़ रुपए लगाएंगे तो उसके बदले उन्हें वहाँ पे 250 करोड़ रुपए कमाने हैं। तो उसके हिसाब से जो कॉस्ट उनकी पड़ती है, जो भी कॉस्ट उनको लगता है प्रोडक्ट बनाने में, उसके हिसाब से वो लोग अपने प्राइस को एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, उनको इन्वेस्टमेंट करने से पहले ही पता होता है कि हमें इतना पैसा कमाना है इस इन्वेस्टमेंट से, तो वो उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट का प्राइस सेट करते हैं मार्केट के अंदर। अगला टॉपिक है हमारा परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग। परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग स्ट्रेटजी वेयर प्रोडक्ट prices are set based on the value customer perceive they receive rather than the production cost or competitor pricing। यहां पे क्या होता है कि उनका जो मेन एम होता है मार्केट ओरिएंटेशन में, परसीव वैल्यू प्राइसिंग में, कि जो उनका ब्रांड है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, उसके जो फीचर्स हैं, एक्सीलेंट फीचर वो कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके हिसाब से उनको प्रॉफिट कमाना है। अपने ब्रांड रेपुटेशन के हिसाब से उनको क्या करना है, प्रॉफिट कमाना है मार्केट के अंदर, उसके हिसाब से वो लोग प्राइसिंग रखते हैं। ठीक है, जो उनकी मार्केट में रेपुटेशन है, जो भी वो लोग एक्स्ट्रा सर्विसेज दे रहे हैं जो बाकी लोग नहीं दे रहे हैं, उसके हिसाब से उनको प्रॉफिट कमाना होता है। अगला है वैल्यू प्राइसिंग। वैल्यू प्राइसिंग में क्या होता है कि जो भी आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो मार्केट के अंदर, थोड़ा थोड़ा वैल्यू प्राइसिंग और परसीव वैल्यू प्राइसिंग सेम होता है। वैल्यू प्राइसिंग होता है जो आईफोन करता है, कि उनको पता है उनका ब्रांड बहुत बड़ा है, तो अगर वो 50,000 के फोन को 80,000 का भी बेचेंगे, सेल करेंगे, तो भी लोग उसे परचेज करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छी है, उनको ब्रांड मिल रहा है, उनको क्वालिटी अच्छी मिल रही है। ठीक है, तो वैल्यू प्राइसिंग स्ट्रेटजी दैट सेट्स प्रोडक्ट प्राइसेस बेस्ड ऑन द कस्टमर्स परसीव्ड वैल्यू एंड बेनिफिट्स rather than the cost of production and competitor pricing। ठीक है, जो कस्टमर को वैल्यू मिल रही है वो उसके लिए पैसा देने को तैयार है। अगला है गोइंग रेट प्राइसिंग। गोइंग रेट प्राइसिंग में क्या होता है कि मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से वो लोग प्राइस डिसाइड कर लेते हैं। Going rate pricing is a strategy where a company sets the price of its product and services based on the current market price or their price charged by its competitors। जो मार्केट में प्राइस चल रहा है, जो कंपटीटर्स प्राइस सेट कर रहे हैं, उसके हिसाब से वो लोग प्राइस डिसाइड करते हैं मार्केट के अंदर। अगला आता है ऑक्शन टाइप प्राइसिंग। ऑक्शन टाइप प्राइसिंग सिंपल सा है, जो आपका बिडिंग टाइप रहता है, कि ऑक्शन टाइप प्राइसिंग यूज कंपिटिटिव बिडिंग टू सेट ऑफ द फाइनल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बेस्ड ऑन द मार्केट डिमांड। जो मार्केट में डिमांड है और सप्लाई है, उसके हिसाब से जो प्राइस सेट किया जाता है, उसको हम ऑक्शन टाइप प्राइसिंग कहते हैं। अगला आता है हमारा लास्ट, डिफरेंशियल टाइप प्राइसिंग। डिफरेंशियल टाइप प्राइसिंग में क्या होता है कि आप एक ही प्रोडक्ट का, सेम प्रोडक्ट के अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस चार्ज करते हो। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में भी अगर डिफाइन करना हो तो डिफरेंशियल प्राइसिंग इज अ मार्केट स्ट्रेटजी वेयर अ कंपनी चार्ज डिफरेंट प्राइसेस फॉर द सेम प्रोडक्ट और सर्विसेज टू द डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट्स based on factor like location, demand, demographics or purchase timing to maximize revenue and cater to varied market segment। ठीक है, जैसे कि इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है एयरलाइंस। एयरलाइंस क्या करता है कि तुम जितना लेट टिकट परचेज करोगे, जितना लेट धीरे धीरे टाइम जाता रहेगा, आपका प्राइस बढ़ता रहेगा। टिकट सेम है, सर्विसेज सेम मिलेगी, आपका एयरप्लेन सेम है, पर प्राइस चेंज होते रहते हैं। जितना आप लेट परचेज करोगे मार्केट, और जितना आप फ्लाइट का टाइम पास आता रहेगा, उतना ही आपका प्राइस बढ़ते रहेंगे। आप रेलवेज देख लीजिए, रेलवेज में क्या होता है कि जो हैंडीकैप लोग हैं या फिर वुमेन्स हैं, उनको सेम प्रोडक्ट है, लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है या रेलवे वाले क्या कर रहे हैं, अलग अलग प्राइस उनसे चार्ज कर रहे हैं। या आप इलेक्ट्रिसिटी का भी लगा सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि अगर आप कमर्शियल पर्पज के लिए यूज कर रहे हो तो अलग प्राइस है, रेजिडेंशियल पर्पज के लिए यूज कर रहे हो अलग प्राइस है। सेम चीज मिल रही है, दोनों को प्रोडक्ट सेम है, पर आप उनके यूज के ऊपर से उनके अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहे हो, अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहे हो सेम प्रोडक्ट का, तो वो हम बोलते हैं डिफरेंशियल प्राइसिंग। आई होप आपको सारे आठों के आठों मेथड बहुत अच्छे समझ आएंगे। अगर एग्जाम में कोई एक भी आपका शॉर्ट नोट्स में आता है तो आप उसको अच्छे से कर लेंगे। अगला है हमारा टॉपिक प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स। प्राइसिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि हमें किन चीजों को ध्यान में रख के प्राइसिंग के ऊपर काम करना होता है। पहला है सर्वाइवल। जैसे मैंने बताया, अगर आप प्राइस कम रखोगे आपको प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो आप लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। ठीक है, मैक्सिमम करंट प्रॉफिट्स, आपको अभी के टाइम पे प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए, जितना ज्यादा प्राइस रखोगे प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा। मैक्सिमम मार्केट शेयर, आपका प्राइसिंग जो है वो डिसाइड करेगा आपका फ्यूचर में मार्केट शेयर क्या होगा। अगर आप प्राइसिंग ज्यादा रख दोगे तो लोग आपके कंप्यूटर्स के पास चले जाएंगे प्रोडक्ट परचेज करने के लिए।
तो आपको ज़्यादा भी नहीं रखना है, कम रखोगे तो प्रॉफिट कम होगा, ज़्यादा रखोगे तो मार्केट शेयर चला जाएगा। तो ये बहुत बड़ी दुविधा होती है हर कंपनी के लिए कि आपको प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखना है। ठीक, अगला आता है मार्केट स्कीमिंग। मार्केट स्कीमिंग क्या होता है? एक तरह का प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है जिसके अंदर अब कंपनी क्या करती है, अपने जो नया प्रोडक्ट आता है ना उनको हायर प्राइसेस पे लॉन्च कर देती है कि जब प्रोडक्ट नया नया आता है तो उसको महंगा बिकेगी। जब महंगा रहेगा तो क्या होगा, जो रिच कस्टमर्स हैं आपके वो उसको परचेज कर लेंगे। पर जब मार्केट में उसको प्रोडक्ट को टाइम हो जाएगा 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, तब वो उसका प्राइस थोड़ा सा कम कर देंगी ताकि मिडिल लेवल लोग भी उसको खरीद पाए। ऐसा कौन करता है? आईफोन ऐसा करता है। जब मार्केट में प्रोडक्ट निकालेगा 2 लाख का, 1.5 लाख का, ठीक है, जब नया आईफोन आता है तो जब उसको लगता है हाँ 2 महीने 4 महीने हो गए, अमीर लोगों ने खरीद लिया, तब वो उसका प्राइस कम करके जो अपर मिडिल क्लास होता है उसके लिए लेके आता है। फिर इन फ्यूचर जब पता लगे 2-3 आपके वेरिएंट और आ गए तो प्राइस और गिरा देगा, तो लोअर मिडिल क्लास, यहाँ पे अपर मिडिल क्लास फिर लोअर मिडिल क्लास को भी टैकल करता है वो। तो उसको प्राइस मार्केट स्कीमिंग कहते हैं। ये भी एक प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव होता है कि आप हर लेवल के लोगों को अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो और प्रॉफिट भी अच्छा कमा रहे हो सेम प्रोडक्ट से। अगला आता है प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप, कि आपको प्रोडक्ट जो है उसकी क्वालिटी अगर आप अच्छी रखोगे तो लोग अपने आप आपके पास परचेज करने आएंगे, चाहे आप प्राइस ज़्यादा रखो या आपके कंपटीटर्स के बराबर रखो। ठीक है, तो ये सब ऑब्जेक्टिव्स हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अच्छे से कवर कर लेना। आई होप समझ आएगा, मैंने बहुत इजीली अच्छे से समझाया सारे टॉपिक्स। अगला है हमारा प्राइसिंग स्ट्रेटेजी थ्रू आउट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल क्या होता है? इंट्रोडक्शन स्टेज होती है, फिर ग्रोथ होती है, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या होता है? इंक्लूड मार्कअप प्राइस इन प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कंप्राइजेस ऑफ लेबर मटेरियल ओवरहेड्स, कलेक्ट इजीली अवेलेबल प्रोडक्ट। आपको स्टार्टिंग में क्या ध्यान रखना होता है कि आपकी जो कॉस्ट बेस्ड है, जितना आपका कॉस्ट है आप उसको कवर कर लो। जब आपका प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन फेज चलता है तब कंपनी के दिमाग में क्या रहना चाहिए कि जो आप कॉस्ट इनकर कर रहे हो प्रोडक्ट को बनाने में, कम से कम आप उसको रिकवर कर लो, बाकी प्रॉफिट का हम बाद में सोचेंगे। तो इसी तरीके से जब अगला स्टेज आता है डिमांड फेज या ग्रोथ फेज बोल लीजिए आपको, तब कंडक्ट सर्वे टू डिटरमाइन द कस्टमर रिक्वायरमेंट। आपको कस्टमर की रिक्वायरमेंट देखनी है कि प्रोडक्ट सर्विस कौन सी चाहिए, उनको फीचर्स कौन से चाहिए, आइडेंटिफाई करना है कस्टमर का रिस्पॉन्स क्या है मार्केट में, और उसके हिसाब से आपको प्राइस डिसाइड करना चाहिए। और अपने प्रोडक्ट में जो भी आपको रिक्वायरमेंट्स है, कस्टमर्स को सर्विसेज में अपग्रेडेशन करना है, प्रोडक्ट के फीचर में अपग्रेड करना है, तो वो टाइमली आपको करना चाहिए, ताकि जब मैच्योरिटी आए या फिर आप जब ग्रो कर रहे हैं तो उस टाइम पे ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कस्टमर्स को आपको रिटेन करके रखना है और नए भी मार्केट में कैप्चर करना है। तो जितना आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा उतना ज़्यादा लोग रिटेन करेंगे आपके साथ, वापस आपके आके प्रोडक्ट परचेज करेंगे और आगे भी रेफर करेंगे। तो जब कंपटीशन बेस्ड या मैच्योरिटी लेवल आता है आपका प्रोडक्ट का, तब प्रोडक्ट कंडक्ट competitors product price analysis from data available online offline और set product price similar और below production competitor प्रोडक्ट प्राइस। तो ये आपको ध्यान रखना होता है कि आपके जो प्रोडक्ट का सिमिलर प्राइस है या तो आपका कंपटीटर दे रहा होगा, तब लोग आपका प्राइस कम खरीदना स्टार्ट कर देंगे। तो आप सर्विस कराइए या मार्केट में ध्यान रखिए कि लोग किस प्राइस पे चीज़ें आपके जो कंपटीटर है वो सेल ऑफ कर रहे हैं, तो आपको प्राइस मैच करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आप जो प्रोडक्ट दे रहे हो कंपटीटर 95 में दे रहे हैं और आप 110 में दे रहे हो, तो जाहिर सी बात है आप ये फेज ज़्यादा लंबा नहीं रह पाएगा। आपको ये फेज अगर लंबा रखना है, क्योंकि इन दोनों फेज में आपको प्रॉफिट अर्निंग होती है, ग्रोथ में और मैच्योरिटी में, तो आपको अपने कंपटीटर का भी साथ का ध्यान रखना है। आपको उनसे नीचे प्राइस में नहीं बेचना है, मतलब सॉरी उनसे अबव प्राइस में नहीं बेचना है। ध्यान रखना है कि कंपटीटर पता लगे आपसे कम प्राइस में सेम क्वालिटी दे रहा है, तो धीरे धीरे आपका ये ड्यूरेशन जो है कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेहनत तो देखो आपने की, मार्केट में प्रोडक्ट को आप लेके आए, R&D आपने किया, पर जब मार्केट में चलने लगा तो कंपटीटर सेम प्रोडक्ट ले आए कम प्राइस में, तो आपकी मेहनत का फायदा वो लोग ले जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके कंपटीटर्स मार्केट में क्या प्राइस रख रहे हैं, क्या नए फीचर्स दे रहे हैं, ताकि ऐसा ना हो कि वो लोग आपसे कम प्राइस कोट करके आपका सारा मार्केट ले जाए। लास्ट स्टेज डिक्लाइन स्टेज या वैल्यू बेस्ड भी बोल लीजिए इसको। गैदर फीडबैक, यहाँ पे भी आपको फीडबैक लेना है अपने लॉयल कस्टमर से कि वो प्रोडक्ट प्राइस क्या रखना चाहिए और क्या फीचर्स हम ऐड ऑन कर सकते हैं, या अपने प्रोडक्ट में क्या यूनिक प्रोडक्ट फीचर्स लेके आ सकते हैं, ताकि कस्टमर्स विलिंग रहे उस टाइम पे भी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। ठीक है, इसमें हम बोलते हैं मॉडिफिकेशन आप प्रोडक्ट में क्या करना चाहते हैं, या एड ऑन बेनिफिट्स क्या दे सकते हैं, ताकि आपका मैच्योरिटी फेज थोड़ा और लंबा जाए और डिक्लाइन स्टेज जल्दी ना आए प्रोडक्ट का, और उस प्रोडक्ट से आप और ज़्यादा टाइम तक, ड्यूरेशन तक प्रॉफिट अर्न कर सकें और प्रोडक्ट ज़्यादा टाइम तक मार्केट में रह सके। साथ ही साथ आपका प्राइसिंग आता है कि आपने समझ लिया होगा कि प्राइसिंग में आपको क्या क्या फायदे मिलते हैं, कि आपके अगर प्राइस आप कम रखते हो तब आपको दिक्कत है, आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। प्राइस आप ज़्यादा रखते हो तो भी आपको दिक्कत है कि आपका मार्केट शेयर
हाथ से चला जाएगा। तो प्राइसिंग डिसीजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोडक्ट के लिए, अगर मार्केट में लॉन्ग टर्म रुकना है और साथ ही साथ आपको प्रॉफिट अर्न करना है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे आगे वीडियोस के लिए। और साथ ही साथ कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में मेंशन कर सकते हो और अपने दोस्तों के भी चैनल को शेयर कर सकते हो ताकि वो लोग भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें और उन तक भी मेरी वीडियोस पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।